बेटे हमारा आज A2 का टॉपिक है रेजोनेंस, द सेम टॉपिक ऑसिलेशन, द continuity of oscillation, and today we shall discuss what's meant by resonance, what are the advantages and disadvantages of resonance, where we make it use for our betterment to facilitate ourselves, and where these are dangerous. तो बेटे आप देखिए, अगर लुक एट दिस रेजोनेंस, ये फिनोमेना जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। ये बेटे जब स्पीकर ने साउंड प्रोड्यूस की, इट सेंड अ साउंड वेव, साउंड एनर्जी टू दिस ग्लास। जब ग्लास को एनर्जी मिली, पल्स, इट स्टार्ट इट्स वाइब्रेशन। तो बेटे ग्लास ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, इसकी वॉल ने, राइट। इट स्टार्ट इट्स वाइब्रेशन। अब ये जो इसकी वाइब्रेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर बेटे ये फ्रीक्वेंसी स्पीकर की साउंड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीकर साउंड, राइट, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास, और अगर बेटे बराबर होगी तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसका बढ़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और बेटे ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये बेटे हुआ रेजोनेंस। एक और फिनोमिना, ये साहब झूले चला रहे हैं, तो अब यहाँ पे जब ये फोर्स अप्लाई करते हैं, यू सी कि व्हेन शी इज ओवर हेयर, द लेडी इज ओवर हेयर, द चाइल्ड इज ओवर हेयर, अगर इस लम्हे ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके एम्पलीट्यूड में इजाफा होगा। अब इसका जो वाइब्रेशन है, शी मूव्स दिस वे एंड देन कम बैक, ये बेटा इसके है नेचुरल टाइम पीरियड, राइट। और अगर इसी टाइम पे सपोज कर लें, इसका टाइम पीरियड है हमारे पास 0.2 सेकंड कर लें, चलें बेटे 0.2 सेकंड कर लें। अगर 2 सेकंड के बाद ये साहब दोबारा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो शी विल बी ओवर हेयर, और फोर्स अप्लाई होगी, और बेटे उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है, अगर टाइम पीरियड ऑफ अप्लाइड फोर्स is equal natural time period of the vibrating object, then large increase in amplitude take place। यही बात बेटे अब यहाँ देखिए, कोलैप्स ऑफ ड्यू टू रेजोनेंस। ये बेटे हैंगिंग ब्रिज था। अब इसके ऊपर जब पल्स ऑफ स्ट्रॉम आगे फॉल हुई, एनर्जी फॉल की, स्ट्रॉम की, आंधी तूफान की, तो बेटे इस ब्रिज ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। द ब्रिज स्टार्ट इट्स वाइब्रेशन, राइट। अभी हैंगिंग ब्रिज है, वाइब्रेट करेगा, राइट। अब अगर बेटे वो स्ट्रॉम की जो आ रही है, एनर्जी आ रही है, उसका टाइम पीरियड इसके नेचुरल टाइम पीरियड से मैच करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना ज्यादा बढ़ेगा दैट इट मे ब्रेक। तो ये बेटे टूट सकता है। तो ये देखें, बेचारा ब्रिज टूट गया है। यही कहानी है रेजोनेंस की। यह हम ले रहे हैं इसको अपने एडवांटेज के लिए। कुकिंग ओवन में, यहाँ बेटे हम वाटर को रेजोनेट करते हैं। जो होते हैं बेटे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, दैट्स इक्वल टू एन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव, वो बेटे इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स इनके बराबर है। लिहाजा पानी को इसने गर्म कर दिया ओवन ने, एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर हुई। अब बिकॉज ऑल द कुकिंग थिंग्स कैरी वाटर, जब वाटर गर्म हुआ तो बेटे कुकिंग चीज भी हीट अप हो गई, राइट। मिल्क है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर है। तो ये रेजोनेंस का फिनोमेना है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक डायग्नोस्टिक वे है। नो हाउ कैन वी डिफाइन रेजोनेंस। अब हमारे लिए इसको डिफाइन करना आसान हो गया कि वी लर्न व्हाट्स मेंट बाय रेजोनेंस। बट इज सिंपल इज दैट कि रेजोनेंस अकर व्हेन सिस्टम ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कब जी? व्हेन सब्जेक्ट टू अ ड्राइविंग फोर्स whose frequency equal to natural frequency of the system। या बेटे इसको आप आसान वर्ड में यूं बयान कर सकते हैं, लार्ज इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन, आप बोल दें टाइम पीरियड या आप बोल दें फ्रीक्वेंसी, दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। व्हेन फ्रीक्वेंसी
of applied force is equal to natural frequency of vibrating object. Frequency of vibrating object. तो ये वीडियो होगा हमारे पास जी रेजोनेंस। यही बात हम भी दोबारा समझते हैं। एट रेजोनेंस देयर इज अ मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेटे जब कोई चीज रेजोनेट कर रही है तो उस लम्हे एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम हो रही होती है। प्लीज लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस पेंडुलम। आपको जो पिछले हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अबाउट द पेंडुलम। क्या होता है टाइम पीरियड? बेटे आप जानते हैं कि होता है ना टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम। टी इक्वल 2 पाई L/G अंडर रूट। ये जरा यहाँ निकलते हैं 2 पाई L/G अंडर रूट। तो बेटे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शन टू लेंथ अंडर रूट। अब देखें बेटे जो पेंडुलम 1 है इसकी लेंथ और जो पेंडुलम 3 हमारे पास आ रहा है इनकी लेंथ बराबर है। अगर बेटे इनकी लेंथ बराबर है तो फिर इनका टाइम पीरियड भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर बेटे टाइम पीरियड बराबर है देन व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? इट विल आल्सो बी सेम। सो दैट मीन इफ यू make pendulum 1 to oscillate, it will send energy through this string to this main hanging string. Now from here, energy is transferred to pendulum 2, pendulum 3, and pendulum 4. You will see pendulum 2 and 3 will not vibrate with maximum amplitude, they just twist somewhat, somehow they vibrate. But pendulum 1 and 2, 3 will vibrate with the same amplitude. तो ये बेटे रेजोनेंस है। सिर्फ उसको एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर हुई है जिनका टाइम पीरियड सेम था या जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, और वो डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल कंडीशन के ऊपर। ओके बेटे, नेक्स्ट जी। यही बात यहाँ लिखी गई है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कंसीडर सिस्टम विद अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ नॉट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम स्मॉल वैल्यू, the amplitude of oscillation of the driven system will increase। यानी आप बड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तो उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ती जा रही है। when the driving frequency and driving force की frequency equal to the natural resonant frequency of the driving system, thereafter the driving frequency increased further, the amplitude of oscillation of driven system decrease। बेटे से मुराद ये है, अब लुक एट द ग्राफ, कि आप जब एक सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं ड्राइविंग फोर्स, वो उसको वाइब्रेट करा रही है, तो बेटे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके वो रेजोनेट कर गया। इससे पहले उसने रेजोनेट नहीं किया, उसका बड़ा एम्पलीट्यूड लेकिन रेजोनेंस ही हुआ। ये इसका आ रहा है बेटे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यू सी हियर इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट? हियर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो ये कब होना है? एट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो बेटे अगर आप फिर बढ़ाएंगे ना फ्रीक्वेंसी फर्दर, अब दोबारा उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। कम हुआ और कम हुआ और कम हो गया। ठीक है जी। तो ये हमेशा एट द फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आप अप्लाई करते हैं फोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो बेटे ऑब्जेक्ट रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है जी। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें बेटे आप जरा आसानी के लिए, कि ये फर्ज करें हमारे पास एक ऑसिलेटर है। क्या है भाइयों? ऑसिलेटरी वेव प्रोड्यूस करता है। ये ऑसिलेटरी एक आगे स्ट्रिप, राइट? इसके साथ बेटे हमने अटैच कर दिया है स्प्रिंग मैस सिस्टम। इसके साथ ये लोड आ गया। अब इस टिप की आप बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इस स्प्रिंग को एनर्जी मिल रही है, ये बेटे मैस वाइब्रेट करेगा, राइट? आप समझे फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस बोल रहे हैं आप, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बोल रहे हैं बेटे ऑसिलेटर। आप देखिएगा कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम के, स्प्रिंग मैस सिस्टम की जब बराबर हो जाएगी, देन इट विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उस वक्त बेटे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर आप फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑसिलेटर बढ़ाएंगे ना फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मैस सिस्टम से, तो बेटे उसका एम्पलीट्यूड दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जस्ट एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका मैक्सिमम आना एम्पलीट्यूड, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। इफेक्ट्स ऑफ डैम्पिंग, अब बेटे डैम्पिंग इफेक्ट क्या आते हैं? याद रखिएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी डैम्पिंग से। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर ऑब्जेक्ट की जो अपनी है ना फिजिकल कंडीशन, स्प्रिंग मैस सिस्टम है तो उसका मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट, पेंडुलम है तो उसकी लेंथ, उस पर डिपेंड करती है। डैम्पिंग से फर्क पड़ना है रेजोनेंस को। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटे वो इफेक्ट करेगी। ये बड़े अहम सेंटेंस जरा गौर से सुनने आपने, कि एडिंग डैम्पिंग टू अ सिस्टम हैज टू इफेक्ट्स। नंबर वन, द एम्पलीट्यूड ऑफ पीक ऑसिलेशन डिक्रीज। अब बेटे जब वो रेजोनेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, नंबर एक। नंबर टू, फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम रिस्पॉन्स अकर आल्सो डिक्रीज। अब बेटे वो कम फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स देगा मैक्सिमम। आप कह रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, अब जब वो नहीं तो अब डैम्पिंग बढ़ाने से वो कम फ्रीक्वेंसी पे शो कर देगा हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर मोर मार्क्ड विद हैवियर डैम्पिंग। विद लाइट डैम्पिंग द इफेक्ट ऑन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज नेग्लिजिबल। ये बात बेटे आप यहाँ देख लीजिएगा, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन आ रही है हमारे पास। अगर हम डैम्पिंग लाइट रखते हैं या बढ़ाते हैं तो बेटे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? ये देखें, जो ये फ्रीक्वेंसी बेटे, रेड लाइन, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, राइट। ये लाइट डैम्प जो करें, अगर डैम्पिंग बहुत कम है तो इट इज शोइंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लाइट डैम्पिंग है तो ये देख लें आप, कुछ गैप आ गया इसके दरमियान। और अगर डैम्पिंग हैवियर है तो देखें अब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये लार्ज गेन कर रहा है एम्पलीट्यूड, राइट। राइट, हैवी डैम्पिंग के लिए। तो डैम्पिंग बढ़ाने से एक तो बेटे उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, और दूसरा जहां उसने पीक शो करनी है इट विल शो पीक एट द लेस फ्रीक्वेंसी देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, यही बात हम यहाँ स्टडी करते हैं जरा, तो जो फरमाइएगा। ही सेइंग sharpness mean to getting peak point, getting maximum amplitude. The sharpness of response depends on the damping force involved. Theoretically, with no damping, the amplitude of oscillation of the driven system should tend to infinity. अब ज़ाहिर बड़े रेजोनेंस तो डैम्पिंग होनी होनी है, ये तो एक आइडल केस है ना, ठीक है। when the driving frequency is equal to natural frequency of the oscillation of the driven system, तब वो गेन करेगा मैक्सिमम या इन्फिनिट एम्पलीट्यूड। इन प्रैक्टिस, अब ये रियलिटी में क्या होगा? दिस इज नॉट सो, एज डैम्पिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट। बेटे फ्रिक्शन को हम कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो अपोजिंग बेटे फोर्सेस आपको मिलने ही मिलनी है, ठीक है, वो चाहे हमारे अंदर से क्यों ना जनरेट हो रही हूँ। when damping is small, the amplitude is large, but fall of rapid when driving frequency of the body differ slightly from the natural frequency. अगर बेटे ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है तो फिर बेटे उसका एम्पलीट्यूड रैपिडली फॉल कर जाएगा, राइट। तो ये जो है ना फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड, ये जो दिखा रहे हैं फॉल ऑफ एम्पलीट्यूड है, तो ये बेटे उस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है जब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ से ऑनवर्ड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ऑफ ड्रिवन है नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे इक्वल है, और हेयर दे आर इक्वल, एफ नॉट इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिवन, राइट। कंप्लीट पैराग्राफ्स का ये आ रहा है हमारे पास, इसको जीरो से नहीं कर देना। नेक्स्ट जी, व्हेन डैम्पिंग इज मीडियम तब क्या होगा बेटे? द एम्पलीट्यूड ऑफ एट रेजोनेंस डिक्रीज, उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। अगर डैम्पिंग मीडियम है तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया जी। द कर्व फॉल ऑफ ग्रेजुअली एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अकर एट फ्रीक्वेंसी दैट इज स्लाइटली डिफर फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उस पर रिस्पॉन्स मैक्सिमम नहीं आएगा। व्हेन डैम्पिंग इज क्रिटिकल और हैवी द रेजोनेंस इज फ्लैट। अब वहां पर उसका रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है अगर डैम्पिंग क्रिटिकल है या बेटे हैवी डैम्पिंग है। अब ये कुछ एग्जाम्पल देखें फ्रॉम डेली लाइफ। ये बेटे अर्थ को आया था 2005 में। अब देखें अल्लाह ताला माफ फरमाए कि जो बिल्डिंग थी ना एक, वो तो कोलैप्स कर गई। यहाँ पे ये बिल्डिंग आप देखते हैं कोलैप्स कर गई बेचारी। इसका मतलब है जो एनर्जी आई थी अर्थक्वेक की बेटे, उसकी फ्रीक्वेंसी इस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, दे आर इक्वल, राइट।
तो इसलिए मैक्सिमम एनर्जी इसको ट्रांसफर हुई और ये क्रैप्स कर गई, ये बिल्डिंग बची हुई है। क्योंकि इसके बराबर फ्रीक्वेंसी वो नहीं थी। इस बिल्डिंग का मटेरियल का फर्क होगा, इसकी हाइट का हो सकता है फर्क, इसके मैस का फर्क हो सकता है, या इवन जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर ली हो। ठीक है जी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बैलेंस मैच यहाँ पे नहीं हुई, अहम बात ये है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस विच हैव प्रूवन यूजफुल, यही बात मैंने बताई आपको अभी पीछे, माइक्रोवेव ओवन एक वो है बेटे हमारे पास। और देखिएगा जी, द रिसेप्शन ऑफ रेडियो प्रोग्राम्स फ्रॉम अ डिस्टेंट ट्रांसमिटिंग स्टेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। आप जब बेटे टीवी की ट्यूनिंग करते हैं ना, तो बेसिकली जिस फ्रीक्वेंसी पे एक दुनिया टीवी वॉच कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं आप कोई स्पोर्ट्स का चैनल वॉच कर रहे हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आगे उसमें देना है मैक्सिमम रिस्पॉन्स, तो वो वहां पे ट्यून हो गया उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ऐसे डिफरेंट चैनल बेटे आपने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून किए होते हैं। इवन जो आपका मोबाइल फोन है वो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैच है, सिर्फ उसी की फ्रीक्वेंसी किसी ने कॉल पिक करनी है। आपके हमसाया का जो मोबाइल है वो बेटे वो कॉल नहीं पिक करेगा, वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपको स्पेसिफिक दी है कंपनी वालों ने। द कुकिंग ऑफ फूड यूजिंग माइक्रोवेव, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये मॉलिक्यूलर रेजोनेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी, resonance is responsible for the production of sound in many musical instruments, especially wind instrument। कई घरों के बाहर लगाए होते हैं उन्होंने, तो वहां पे वो ये म्यूजिक नेचुरल इंजॉय करते रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव रेजोनेंस, अर्थक्वेक में बिल्डिंग का फॉल होना, मैंने बेटे पहले आप सर्च किया। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग, ये अहम बात है, internal organs can made to resonate in a response to external frequency usually below 100 hertz। खुदा ना खास्ता हमारे किसी इंटरनल ऑर्गन से वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो बेटे वो डैमेज हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन कैन कॉज सीरियस और इवन फैटल लंग्स, हार्ट, इंटेस्टाइनल एंड ब्रेन डैमेज। राइट जी, नेक्स्ट बेटे, अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग, ये देख लीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने बढ़ा के ना अपनी डैम्पिंग, उन्होंने एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया और बिल्डिंग सेफ रही। ठीक है, ये देखें, इन्होंने नीचे बकायदा इसका बनाया पैनल लोहे का, उसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं डिफरेंट, अच्छे लेवल की जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इस बिल्डिंग ने ये देखें प्लेस किया सॉफ्ट मटेरियल ये वाला सराउंडिंग में, इतना सॉफ्ट नहीं होता। ये दरमियान में पिलर दिया उन्होंने, इसमें सरिया होगा, इसमें क्या लेंगे आयरन के बकायदा बनाया। ये देखिए आप गौर से देखें, आप यहाँ पे उन्होंने बनाया फ्रेम ताकि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करे और बिल्डिंग सेफ रहती है बेटे। रेजोनेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑफ विंड कैन लीड टू देयर कोलैप्स, ये हमने बात की थी पहले, जो हैंगिंग ब्रिज था उसके फार होने की। अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज कोलैप्स ऑफ टेकोमा नैरो ब्रिज एट द पुजेट साउंड, वाशिंगटन 1940। अब बेटे हम कुछ देखते हैं प्रॉब्लम से, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ बेटे आपसे कह रहा है स्टूडेंट यूज सेट्स ड्यू टू सेट्स आउट टू इन्वेस्टिगेट, ये हम पेन का कलर चेंज कर लूँ, investigate the oscillation of a mass suspended from a free end of the mass pulled downward then released। ये बेटे स्प्रिंग मैस सिस्टम है, इसको उसने रिलीज किया और ये बेटे इसका ग्राफ आ गया हमारे पास। ये शुरू हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड किसका आ रहा है -2, मैक्सिमम कितना आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड 2। यहाँ बेटे वो ले रहा है टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, इधर टाइम लिया हुआ उसने। ठीक है, अब बेटे आपसे फरमाता है वो, एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ जस्ट द ऑसिलेशंस आर अनडैम्प्ड। क्या होता है बेटे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि आप देखें बेटे इसका एम्पलीट्यूड क्या रह रहा है, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। as amplitude remain constant so no waste of energy, as amplitude remain constant, constant so no energy lost against it। अब बेटे वहां पे एनर्जी नहीं है, क्यों जी, क्योंकि डैम्प अगेंस्ट डैम्पिंग फोर्सेस, डैम्पिंग है ही नहीं है, तो इसलिए बेटे इसमें हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन। राइट, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एक ही बात है, इसका होता है बड़े फॉर्मूला ओमेगा इक्वल 2 पाई बाय कैपिटल टी।
अब कैपिटल टी हमें आना चाहिए। व्हाट्स वैल्यू ऑफ कैपिटल टी टाइम पीरियड? आप देखें बेटे ग्राफ में, अब यहाँ पे जो 0.5 है ये कुछ रेफरेंस नहीं बन रहा। आप देखें यहाँ पे, देखें यहाँ, ये देखिए ये अहम पॉइंट आ गया हमारे पास। यहाँ कितना टाइम मार्क किया उन्होंने? 1.5। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का टाइम बेटे आ गया, टाइम पीरियड, और ये दो टाइम पीरियड आ गए। इट मीन्स के 2t इज इक्वल टू 1.5। सो यू कैन से 2t इक्वल 1.5। दैट मीन व्हाट इज टी? टी इक्वल बेटे आ गया 0.75 सेकेंड। अब भाई आप यहाँ पुट करें वैल्यू ऑफ टी, तो हेयर वी गेट 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.75। तो बेटे हम इसका आंसर मिल जाएगा 8.37 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग मास। बेटे जो होती है ना मैक्सिमम स्पीड, उसका होता है फॉर्मूला अपने v इक्वल एक्स नॉट ओमेगा। ये हमने किया था सर्कुलर मोशन में, v इक्वल आर ओमेगा। राइट, ये भी करेंगे इसको। आप इसकी वीडियो मैंने डाली है बेटे अभी ना। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक्स नॉट ओमेगा मीन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इसका बेटे क्या था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? इट वाज 2। राइट, तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा फाइंड किया बेटे अभी हमने 8.37। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.37। बेटे इसका आंसर आ गया 16.74। अब ये होगा मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी नहीं वाली, मैक्सिमम स्पीड है। डिटरमन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मैस सिस्टम। ये बेटे आपसे मैंने अर्ज किया था, आई टोल्ड यू के द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, देन इट विल रेजोनेट। अब इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास इस ग्राफ के लिए, जो इस ग्राफ की आएगी ना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, वो सेम होगी बेटे हमारे पास ना। ठीक है, और ये आप जानते हैं क्या होती है? इक्वल टू 1/t। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 0.75। ये अगर फाइंड किया था हमने यहाँ पे, इट इज टाइम पीरियड 0.75। तो आप बेटे पुट कर दें 0.75। तो इसका बेटे आपको आंसर मिल जाएगा 1.33 हर्ट्ज। ओके जी। द स्टूडेंट फाइंड्स दैट शॉर्ट रिपल्सिव impulsive force of frequency half f naught are impressed on the spring mass system. A large amplitude of oscillation obtained. Explain why this। कहते हैं बेटे आपने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी है। अब बेटे अगर आपने फ्रीक्वेंसी हाफ की है तो आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? यू नो व्हाट इज टाइम? टाइम इक्वल टू 1/f। तो बेटे अगर आपने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दिया तो 1/f/2 कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? 2 × 1/f। तो ये जो नया पीरियड बना है टाइम पीरियड, ये बन जाएगा इक्वल टू 2 × t। टी वाज द ओरिजिनल टाइम। इसका बेटे मतलब ये है कि अगर हमारे पास टाइम पीरियड था 0.75 सेकंड, तो इससे मुराद ये है कि हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कब? आफ्टर 2 × 0.75, क्या आ जाएगा? 1.5। तो बेटे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑन द ऑल्टरनेट ऑसिलेशन। यानी कि ये अगर पेंडुलम बेटे हमारे पास है, ये पेंडुलम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो जब बेटे फर्स्ट टाइम यहां से इधर आया, हमने कुछ नहीं कहा इसको, क्योंकि वो टाइम था 0.75 सेकंड। क्या था टाइम? 0.75 सेकंड। जब ये सेकंड टाइम इसने अपना राउंड कंप्लीट किया, फिर दोबारा इधर से होके जब वापस आया, तब बेटे फोर्स अप्लाई कर दी हम लोगों ने। तो चूंकि हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑल्टरनेट ऑसिलेशन के ऊपर, तो बेटे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, हम बोलेंगे इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एज एट ऑल्टरनेट वाइब्रेशंस बोल दें, अब बोल दें ऑसिलेशंस। एफ फोर्स इज अप्लाइड, अप्लाई कर रहे हैं बेटे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, एन एल्यूमिनियम शीट सस्पेंड फ्रॉम एन ऑसिलेटर। देखें वही बात, ये एक ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव।
और उसकी वजह से बेटे ये जो एल्यूमिनियम की शीट है बेटे ये वाइब्रेट कर रही है। अब देखिए ये स्प्रिंग मैस जो सिस्टम है ये वाला, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है एक ना, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग में बोल लेता हूँ, ठीक है। और ये ऑसिलेटर साहब बेटे इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है एफ ओ। अब जब उन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दे स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस्ड अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एल्यूमिनियम शीट। ये बड़े प्लेस कर दिया उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज switched off and the frequency f of the oscillator is gradually increased from low value. The variation of the frequency f of amplitude a of vibration sheet is shown figure। ये बढ़िया ग्राफ दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी उसने बढ़ाई है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जा रहा है, इधर फ्रीक्वेंसी दे रहा है। किसकी बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, राइट, ऑसिलेटर। अब बेटे इसका बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड, एनर्जी मिल रही है स्प्रिंग मैस सिस्टम को, लेकिन अब देखें इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आके इसने मैक्सिमम गेन कर लिया एम्पलीट्यूड। जब आपने आगे बढ़ाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की, इसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब है जो ये फ्रीक्वेंसी है बेटे, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस है। और ये फिनोमेना कौन सा हो रहा है? यह है बेटे फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ पीक एट एफ नॉट। हम बोलेंगे एफ नॉट एट एफ नॉट रेजोनेंस अकर। क्यों हुआ रेजोनेंस अकर जी? एज frequency of oscillator, frequency of oscillator equal frequency of spring mass system, right, spring mass system। ओके जी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नो स्विच्ड ऑन। कब कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच आपने ऑन कर दिया, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर अगेन ग्रेजुअली इंक्रीज। फिर दोबारा अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई ऑसिलेटर की फ्रॉम अ लो वैल्यू, उसी पैटर्न पे दोबारा दोबारा बढ़े, हम इसके बढ़ाते गए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब कहता है हमसे draw a line to show the variation with frequency f of amplitude of the sheet। अब बेटे यहाँ बात याद रखिएगा, आपने पढ़ा था ना, ओलर में पढ़ा हुआ है आपने, कि जब शीट वाइब्रेट करेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, शीट में बेटे चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, उससे बेटे इसमें अपोजिंग करंट पैदा हो जाएगा। अब ये बाय लेंस अपोजिंग पैदा होगा, ईएमएफ या अपोजिंग करंट होगा। और ये बेटे डैम्पिंग प्रोड्यूस हो गया है। क्या प्रोड्यूस हो गया है? डैम्पिंग। नो बिकॉज ऑफ दैट डैम्पिंग, डैम्पिंग बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जिस पे उसने गेन करना है ना बेटे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो कम हो जाएगी। तो आप बेटे ये ग्राफ ऐसे शो कर दें। अब पी को आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया लेफ्ट के ऊपर, राइट। तो ये आपने, अगर आप चेंज करना चाहें दोबारा तक क्लियर इसको आप देख सकें, दोबारा हम कर देते हैं बेटे। इसको भी यहाँ से उठाएं और फ्रीक्वेंसी बेटे यहाँ दे दें मैक्सिमम, राइट, और यहाँ काम करें फ्रीक्वेंसी, राइट। ये इसका पैटर्न बनाएं। तो अब ये लेस फ्रीक्वेंसी पे शो करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है जी। is maintained, the amplitude of vibration is found to decrease। ये बेटे हमने ग्राफ ड्रा कर लिया, ये सॉरी इट वाज द आंसर ऑफ पार्ट बी, ये मुकम्मल किया हमने। सी में कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज नो मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वैल्यू, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज फाउंड टू डिक्रीज। क्यों कम हो रहा है? यहाँ बेटे वही बोलेंगे कि बाय लेंजेज लॉ अपोजिंग करंट पैदा हुआ, उसकी वजह से एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन वेस्ट हो रही है एज हीट एनर्जी। energy of vibration is wasting as heat energy, so amplitude is decreasing, right, by Lenz's law। Lenz's law opposing current, जिसे आप बोल देते हैं एडी करंट, produced, so energy of vibration is wasting as heat energy, wasting as heat energy, so amplitude of vibration decrease।